नई नौकरी की मिठाई मोहल्ले भर में बांटते हुए अम्मा जी सबसे कहती फिर रही थी, अरे मैं तो पहले ही जानती थी। हमारे ज्योतिषी जी ने तो सॉरी में ही बता दिया था कि खानदान का चिराग पैदा हुआ है। इसका ओहदा घर भर में सबसे ऊंचा होगा। उसके नाना तो हमेशा कहते थे, कैसा राजा का सा रूप लेकर जन्मा है, इसे बाबू या मास्टर मत बनाना, ये तो कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर। बस एक ही बात का उन्हें ज़रा सा मलाल था, किस्मत ज़रा जल्दी जाग जाती, तब क्या वह ऐसी उठपटांग शादी करता, लड़की वालों की दरवाज़ों पर भीड़ लग जाती। ऐसे रूप गुण संपन्न लड़के मिलते कहाँ हैं। ये सारी बातें मुझे सुनाकर ही कही जाती। मैंने उन्हें अनसुना करना सीख लिया था, पर मेरे अनजाने ही मन में कहीं गहरे एक घाव हो गया था। ऐसी बातों से वह जब तब टीस उठता था। उस दिन बैंक से लौटकर अपने कमरे में सुस्ता रही थी कि ये धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसे। आज बड़ी जल्दी आ गए, पर मेरी पूरी बात न हो पाई थी कि रेशम के सुनहरे तारों में मैं घिर गई। यह क्या है? किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए मैंने कहा, साड़ी है, वो तो देख रही हूँ, कितने पैसे फूका है। घटिया बात मत करो यार, मेरी भावनाओं की कद्र करो। पहले बताओ कितने की है। पहली तनख्वाह पूरी की पूरी तुम्हारी नज़र पर दी। बस? अरे ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? बनारसी साड़ी है, 25 रुपये में तो आती नहीं। जरूरी था? बिल्कुल। तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ ब्याह लाया था? मेरे लिए कुछ करने के दिन तो अब आए हैं, और अब भाषणबाजी बंद। बस फटाफट तैयार हो जाओ, पिक्चर चलेंगे। अम्मा जी से मैं पूछता हूँ, तुम बस तैयार होकर नीचे आ जाओ। इंद्रधनुषी कल्पनाओं पर तैरते हुए ही मैं नीचे उतरी। अम्मा जी कुर्सी पर मुंह फैलाए बैठी थी। शायद हम दोनों के सिनेमा जाने के प्रस्ताव से उनका मूड ऑफ हो गया था। मैंने धड़कते दिल से उनके पांव छुए। आज यह सुमति कैसे उपज आई? जी, नई साड़ी। अच्छा, तो वो हमें दिखाने आई है? अम्मा ये बोले, मेरी पहली तनख्वाह की साड़ी है, पहनकर तुम्हें प्रणाम करने आई है, आशीर्वाद दो। अच्छा, तो पहली तनख्वाह की बहुरिया के लिए साड़ी आई है। ठीक तो है, घर में और कोई पहनने वाला है ही नहीं। अरे निपूते, अम्मा तो बुढ़ा गई, मान लिया, पर जवान जहान बहन तो थी घर में। रानी जी के लिए बनारसी साड़ी लाया है, उसके लिए सूती ही ला देता। हर बात को उल्टा क्यों लेती हो अम्मा? रज्जों के लिए क्या कभी कुछ लाता नहीं हूँ? कोई भी राखी या दूज मैंने सूनी नहीं जाने दी। आज का दिन कल्याणी का था। आज मुझे नई नौकरी की पहली तनख्वाह मिली है, और तुम्हें मालूम है कि आज जो मैं इस लायक हुआ हूँ, उसके पीछे इसकी तपस्या है। हाँ जरूर है। हमने तो बचवा कुछ तुम्हारे लिए किया ही नहीं। तुम तो सीधे आसमान से टपके हो, और धरती छूते ही इतने बड़े हो गए हो। वे हतबुद्धि होकर उन्हें देखते ही रह गए। मैंने कहा, सच तो है। अम्मा जी बेचारी कैसे जानेंगी कि मैंने क्या तपस्या की है, तुमने कितने पापड़ बेले हैं। मैं तो अब तक यही समझती रही कि काली कल्लूटी बहू के कारण लड़का घर से भागा भागा फिरता है। क्या बक रही हो? झूठ थोड़ी ही है। विश्वास ना हो तो अपनी माँ से पूछ लो, अड़ोस पड़ोस में यही सब तो कहती फिरती हैं। अब वे माँ पर बरसना शुरू हुए। मैं चुपचाप ऊपर चली आई। नौकरी की, नई साड़ी की सारी खुशी हवा हो गई थी। अम्मा जी को शायद यही अभिप्रेत था। फैक्ट्री शहर से दूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में थी। आते जाते 15 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता था। बस के टाइमिंग नहीं मिलते थे, फिर बस से उतरकर काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। फिर जहाँ हर कोई छोटा बड़ा स्कूटर या मोटरसाइकिल दनाता हुआ आता हो, वहाँ अपनी खड़खड़िया साइकिल पर जाना बहुत खराब लगता था। हम लोगों ने जी कड़ा किया और एक सेकंड हैंड लैम्ब्रेटा खरीद लिया। उसके लिए एक मुश्त रकम हमारे पास नहीं थी, फिर कुछ इन्होंने दोस्तों से उधार लिया, कुछ मैंने बैंक से लोन लिया, कुछ बड़े भैया ने दिया। उन्हीं के दोस्त का स्कूटर था। हमारे भाग्य में
उसका नया वेस्पा आ गया था। उसी ने समय निकालकर इन्हें अच्छी तरह चलाना भी सिखा दिया था। एक दिन इनका ऑफिस में फ़ोन आया, "कनू डियर, 5 बजे तैयार रहना। स्कूटर लेकर आ रहा हूँ, साथ घर चलेंगे।" सुनते ही मन उछल पड़ा, परंतु किसी तरह अपने को संयत कर मैंने कहा, "देखो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पूजनीय माताजी को घुमा लाइए, नहीं तो वे गाड़ी देखते ही चीखना शुरू कर देंगी कि घर में जवान बहन ब्याने को बैठी है और इन्हें अय्याशी सूझ रही है।" अपना गुबार निकालते समय याद ही न रहा कि फ़ोन मेहता साहब की केबिन में है और वे मुझे घूर रहे हैं। घर लौटी तो देखा दरवाजे पर एक अच्छा खासा मजमा इकट्ठा है। स्कूटर के गले में माला है, माथे पर अक्षत रोली का टीका है और रजनी उसकी बकायदा आरती उतार रही है। इसके बाद अम्मा जी ने सबका मुंह मीठा करवाया। वे अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। बेटा सबसे पहले उन्हें घुमाने ले जा रहा है, इस गर्व से उनका चेहरा दमक रहा था। सब लोगों के इसरार करने पर शर्माने का सा नाटक करती हुई वे पिछली सीट पर जा बैठी। पहली बार बैठी थी, घबराहट होनी स्वाभाविक ही थी, पर वे उसे छिपाने की प्राणपण से चेष्टा किए थी। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि किसी को याद आया, "अरे गुड़िया कहाँ है? उसे दादी की गोद में दो।" गुड़िया डरकर रोने लगी। रजनी ने उसे 2 बार बैठाना चाहा, दोनों बार वह मचलकर उतर पड़ी। मैंने खींचकर कहा, "अरे बैठ न, डरती क्यों है? तेरा भी तो हक है, तेरी माँ का भी पैसा लगा है इसमें।" जैसा कि मुझे विश्वास था, अम्मा जी खट से उतर पड़ी। "क्या हुआ?" इंजन की घरघराहट बंद कर इन्होंने पूछा। "हमें नहीं बैठना, गिड़गिड़ा गए तो फजीहत होगी।" उन्होंने बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर वे नहीं मानी। आखिरकार वे रजनी को ही लेकर चले गए। इतने सारे लोग घेरे खड़े थे, उनके सामने कुछ तो करना ही था। लौटते ही इन्होंने मुझसे पूछा, "तुमने अम्मा से ऐसा क्या कह दिया था?" "क्या कह दिया?" रज्जो बता रही थी। "तो उसी से पूछ लिया होता।" "उससे क्या पूछूंगा खाक, मैं तो तुमसे पूछता हूँ। क्या हर बार इस तरह नाटक करना जरूरी है?" "हाँ, हर बार तो नहीं, पर हाँ, कभी-कभी ज़रूरी हो जाता है। मैं तुम्हारी माँ को दिखाना चाहती थी कि हाथ आई खुशी जब अचानक छिन जाती है तब कैसा लगता है। जो कसक मैंने 1000 बार झेली है, उन्होंने एक बार तो सहन करने दो।" "अरे, उनसे इस तरह निष्ठुर होकर बदला लेते हुए तुमने यह कभी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी? जब भी बड़ी उमंग से कुछ करने की सोचता हूँ, तुम पानी फेर देती हो।" "मैं पानी फेर देती हूँ?" "नहीं, तुम नहीं करती कुछ। हर बार अम्मा ही झमेला खड़ा कर देती हैं, बस। अम्मा, जिनका उल्लेख तुम हर बार तुम्हारी माँ के रूप में करती हो। वे मेरी माँ हैं। सिर्फ यही सोचकर तुम चुप रह जाया करो तो क्या है, पर नहीं, हर बार तुम्हारा अहम आड़े आ जाता है।" मेरा अहम, अपने होने का एहसास भी मुझ में चुकता जा रहा है और यह सामने बैठा शख्स कह रहा है कि मेरे अहंकार ने उसके जीवन को नरक बना दिया है। अपने आसपास को उसने बड़ी आसानी से अनदेखा कर दिया है और अपनी सारी हताशा मुझ पर उड़ेलकर वह हल्का होना चाहता है। उनके स्वर में जो कड़वाहट है, वह एकदम ही नहीं उपजी है। पता नहीं यह जहर कब से उनके मन में बूंद-बूंद कर घुलता जा रहा है। किसने घोला है ये जहर? किसने? किसने? चैत की एक सुबह मुझे लगा कि मैं फिर माँ बनने वाली हूँ। भागी-भागी मैं अपने डॉक्टर के पास गई। वहाँ जब मेरे अनुमान की पुष्टि हो गई, तो मैं खुशी से थिरकती हुई घर लौटी। इन दिनों मैं बेहद अकेली पड़ गई थी। मन एक अंतरंग साथी के लिए तरस गया था। नवागत ने जैसे मेरी पुकार सुन ली थी और दौड़ा चला आया। मैंने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि यह बच्चा मैं खुद पालूंगी, भले ही इसके लिए साल 2 साल की छुट्टी ही क्यों ना लेनी पड़े। मैं उसे अपना नाम दूंगी, अपना स्वभाव, अपने संस्कार दूंगी, अपना स्वर, अपनी साधना दूंगी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आने वाला मेरे यही रंग रूप लेकर आए, ताकि मेरे श्याम सुंदर पर किसी और की नजर न पड़े। पर घर में इस नए प्राणी के आगमन की सूचना का
उतनी गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ। विविध भारती पर जब भी परिवार नियोजन के विज्ञापनों को सुनती तो लगता, छी, ऐसा भी कोई कहता होगा। पर अपने ही घर में उन संवादों की पुनरावृत्ति होते देख मैंने माथा पीट लिया। ये तो एकदम बौखला से गए। अरे अभी से इसी मुसीबत की क्या जरूरत थी? अभी तो घर की हालत जरा सुधरी है। इस नए खर्च के साथ फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। 2-3 महीनों में मैं एक मशीन डालने की सोच रहा हूँ। इस नई जिम्मेदारी की अभी गुंजाइश ही कहाँ है। वैसे इतनी जल्दी भी क्या है, जिंदगी पड़ी है। मन बहलाने को एक खिलौना तो घर में है ही। पतिदेव का भाषण सुन लेने के बाद सास की प्रतिक्रिया जानने का उत्साह ही जाता रहा। जानती थी मैं तो अपना ही राग आलापेंगी। घर में जवान जहान बहन बैठी है ब्याहने के लिए और इन्हें चौंचले सूझ रहे हैं। अम्मा जी हमेशा की तरह भुनभुनाई, पर इस बार स्वर दूसरा था। बोली, अच्छा तो है, रज्जो के ससुराल जाने से पहले जितने होने हैं हो जाए। मेरी अकेले के बस के थोड़े ही हैं। भगवान करे इस बार बेटा हो जाए तो झंझट खत्म हो। रज्जो के भरोसे पर ही तो लोग बाग निश्चिंत हैं, नहीं तो अब तक कहीं बात न चलाते। पर तब इनके लाडले के पोतड़े कौन धोता। नए युग की यही तो विडंबना है। सुविधा हो गई है तो लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। पहले तो जिसे आना होता था आ ही जाता था। उस समय आगत को लौटाना ही एक समस्या थी। तब तो ऐसा सोचना भी पाप था। समाज की परिवार की दृष्टि में घोर अपराध था। अब तो 70 रुपए में गर्भपात के विज्ञापनों से पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं। अस्पतालों में इस काम के लिए विशेष सेल हैं। इसलिए एक बार मेरी स्वीकृति मिल जाने पर सारे काम आसान हो जाएं। कहा तो यह गया था कि सुबह भर्ती होइए और शाम को अपने पैरों चलकर घर आइए। पर या तो मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं थी या कहीं कोई भूल चूक हो रह गई थी। मुझे पूरे 6 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था। घर लौटी तो लग रहा था कि किसी अंतहीन यात्रा से थक कर लौटी हूँ। शरीर का सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। किसी तरह गिरती पड़ती मैं कमरे में पहुंची और वहीं दफन होकर रह गई। 2 महीने मैंने बाहर पैर न दिया। कमरे के उस निपट एकांत में घंटों तकिए में मुंह छिपाए रोती रहती। अपने अजन्मे छौने की याद में बिलखती रहती। पर मेरे आंसू पूछने कोई नहीं आता। ये सारा सारा दिन बाहर रहते। दिमाग में स्वतंत्र व्यवसाय की योजना चक्कर काट रही थी। नौकरी से जो समय बचता इस उधेड़बुन में खर्च हो जाता था। घर में जो और लोग थे उनमें न सहानुभूति थी न ममता। मुझे समय से चाय नाश्ता और खाना मिल जाता था, यही गनीमत थी। पूरी दोपहर मैं छत की कड़ियां गिनते गुजार देती। इन दिनों जबकि मैं फुर्सत में थी, श्वेता किसी नर्सरी में जाने लगी थी। स्कूल का चुनाव भी केवल इस आधार पर हुआ था कि वह पास था। वहां से श्वेता को लाना ले जाना अम्मा जी या रजनी के लिए सुविधाजनक था। इसी बीच उसने कई सहेलियां जोड़ ली थी। वह दिन भर उन्हीं में मगन रहती। मेरे पास बस दादी की संदेह वाहक बनकर आती। उतनी ही देर को वह ऊपर आती। मैं पास बिठाने का यत्न करती थी तो हाथ छुड़ाकर भाग जाती। जाते हुए अपनी गोल गोल आंखें नचाकर कहती, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमें भी बुखार आ जाएगा, फिर सुई लगवानी पड़ेगी। सुनकर इतना ताब आता, क्या कोई मुझे छूत की बीमारी हुई है? फिर लड़की को बेवजह इतना क्यों डराया गया है? मोहल्ले टोले की स्त्रियां आती तो नीचे से ही हाल पूछकर चली जाती। मेरी कुछ सहेलियां या सहयोगी ऊपर आ जाते तो अम्मा जी भी उनके साथ ऊपर आ जाती। फिर बीते हुए के प्रति दुख प्रकट करते हुए कहती, अरे बच्चे पालना कोई हंसी ठट्टा है क्या? माँ का सुख चैन छिन जाता है। सारे शौक भूल जाते हैं, सैर सपाटे बंद करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर बच्चा बड़ा होता है। आजकल की लड़कियों में उतना हौसला कहाँ। ये एक ही भगवान जाने कैसे हो गई। वो तो हम हैं घर में तो पल रही है, नहीं तो झूला घर में अनाथों की तरह पड़ी रहती।
मेरे पक्ष का कोई भी आता तो अम्मा जी उसके साथ ऊपर आ जाती, तब उनके जोड़ों का दर्द एकदम ठीक हो जाता। भाभी ने तो चिढ़ के मारे आना ही छोड़ दिया। माँ और भैया दोनों ममता के मारे जब तब आ जाते। हर बार मैं सोचती कि मुझे साथ भेजने के लिए कहेंगे, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। उन लोगों के जाने के बाद मैं और उदास हो जाती। माँ तो जब भी आती मुझे झिड़क देती, दिन भर लेटी क्यों रहती हो? जरा चला फिरा करो, नहीं तो ताकत कैसे आएगी? तब सोचती कैसी माँ है ये, इन्हें मेरे दुखों का जरा भी एहसास नहीं है। उस दिन जब माँ दोपहर में आई तो मुझे बैठा हुआ देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन मेरा जी भी कुछ ठीक था, इसलिए मैं सुनील भैया को पत्र लिख रही थी। माँ के आते ही अम्मा जी भी पीछे पीछे आ खड़ी हुई। उन्होंने आवाज देकर रजनी से चावल का डब्बा ऊपर मंगा लिया और वहीं बैठकर बीनने लगी। मजबूरन माँ को भी हाथ बटाना पड़ा। यही नहीं, माँ ने इशारे से मुझे भी चिट्ठी लिखने को मना कर दिया और पास बिठा लिया। चावल बीनना उतना कोई ज़रूरी नहीं था। अम्मा जी केवल माँ को दिखाना चाहती थी कि दिन भर गृहस्थी के कामों में वो लगी रहती हैं। उनका यह प्रदर्शन मुझे बेहद खल गया और मैं मुंह फुलाए बैठी रही। वे दोनों चावल बीनने जैसा नितांत सांसारिक कार्य करते हुए आध्यात्म चर्चा करती रही। तभी इनके स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी। आज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। अम्मा जी एकदम उठ खड़ी हुई। मुन्ना आ गया है, शायद चलूं, थोड़ी चाय बना दूं, रज्जो पढ़ रही होगी। माँ ने उन्हें हाथ पकड़कर बिठा लिया। जिज्जी आप तो आराम कीजिए अब, बहू किस लिए है? निरुपाय होकर अम्मा जी बैठ गईं। मुझे उठना ही पड़ा। मन में कुढ़ते हुए ही मैं नीचे उतरी। इतने दिनों बाद अकेले में मिलने का मौका मिला था, माँ ने वह भी गंवा दिया। और रज्जो ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है? 2 विषयों में तो सप्लीमेंट्री आई है। तब भी फेल होने का दोष मेरी बीमारी के सिर गया था, अब भी जाएगा, कौन सी नई बात है। एक अरसे बाद मैंने रसोई में पाँव दिया था। इसी बीच गैस की जगह बदल गई थी, चाय के लिए गरम नए मग्स आ गए थे। दूध की अलमारी पर फिर से रंग हो गया था। अरे तुम, इन्होंने चौंक कर पूछा। चाय पियोगे ना? मैंने कहा और माचिस ढूंढने लगी। इन्होंने लाइटर से गैस जला दी तो मैंने चाय चढ़ा दी। चाय शक्कर के डब्बे खोलकर देखे, शक्कर कुछ कम थी। हमेशा वाले डब्बे में देखा, उसमें बेसन था। रजनी, शक्कर का डब्बा कहाँ है? रजनी ने बाहर से ही आवाज देकर अता पता बता दिया। शक्कर निकाल कर लाई, तब तक चाय उफनने लगी। घबराहट से गैस बंद करने की याद न रही, पतीली ही उतार ली, वह भी हाथ से। स्टील की पतीली अंगारा हो रही थी, हाथ लगते ही मेरी चीख निकल गई। पतीली हाथ से छूट गई। पूरे घर में दूध ही दूध हो गया। चीख सुनते ही सब लोग दौड़ आए। अच्छा खासा नाटक हो गया। अम्मा जी दोबारा बेटे के लिए चाय बनाने में व्यस्त हो गई। रजनी ने पूरी रसोई में पोछा लगाया। साथ में बर्नॉल की ट्यूब लेकर मैं फिर ऊपर आ गई। माँ भी साथ थी। अपनी 8 उंगलियां उनके सामने करके मैंने कहा, देखो तो माँ, इतनी सी देर में कैसे फफोले से पड़ गए हैं। पर मेरे जले हुए हाथों को सहलाना तो दूर, माँ ने उल्टा उन्हें झटक दिया। आग्ने दृष्टि से मुझे घूरती हुई बोली, घर आए मर्द को एक कप चाय भी नहीं पिला सकती तू? मैं चुप। रोज खाना कौन बनाता है? अम्मा जी ही बनाती हैं, या फिर रजनी, या फिर पड़ोस की अर्चना। अर्चना? मैं माँ का मुंह देखती रह गई। ऐसे मुंह फाड़कर क्या देख रही है? जितनी बार आई हूँ, रजनी की यह सहेली रसोई में घुसी हुई मिली है। तुझे दीन दुनिया का जरा भी होश है? बस जब देखो अपनी तबीयत का रोना लेकर बैठ जाएगी। अपनी गृहस्थी का जरा तो ख्याल कर। पति हाथ से निकल जाएगा, तभी क्या तू चेतेगी? तब सिवाय हाथ मलने के कुछ हाथ नहीं आएगा, बताए देती हूँ।